आज से कुछ साल पहले मैं जब क्रूज शिप के लिए अप्लाई कर रहा था तो ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस मेरा डन हो गया था। ठीक है। तो उसमें एक प्रोसेस था जो कि था C1D वीज़ा का। ठीक है। तो C1D वीज़ा मतलब इतना मेरे को सोच रहा था उस चीज़ के बारे में कि यार कैसे होगा, क्या होगा और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा था क्योंकि यार उसमें ना STCW, CTC अप्लाई करना, SID कार्ड लेके आना, अप्लाई करना, ये सारे काम ना इजीली हो गए थे। मेडिकल वगैरह सारे काम इजीली हो गए थे। खाली कुछ नहीं था, आपको पैसे देने हैं नॉर्मल, आपको कोर्स आपको बुलाएंगे, वहाँ पे कोर्स करवाएंगे, आपको एग्ज़ाम देना है, क्लियर। बट जो मेन प्रॉब्लम होती है वो आती है भाई वीज़ा में। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वीज़ा के बारे में कि यार कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। और सेम ये वीडियो से मैं बना रहा हूँ। मेरे को एक भाई का एक कमेंट आया था लास्ट वीडियो में कि यार भाई जी मेरा एक मेडिकल तो हो गया है, अब मेरे को US C1D वीज़ा के बारे में जानना है कि एग्जैक्टली होता क्या है। थोड़ा सा अगर हेल्प कर दोगे तो मैं मतलब थोड़ा उसके लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो एक ये वीडियो उन्हीं बिगिनर्स लोगों के लिए है जो कि फर्स्ट टाइम US वीज़ा को अप्लाई करने की सोच रहे हैं या अप्लाई कर चुके हैं, और उनको ये जानना है कि यार क्या क्या क्वेश्चन हैं उनके माइंड में और क्या क्या पूछे जाएंगे वहाँ पर। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। तो आओ चालू करते हैं। बाय द वे, इफ़ आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ तरुण। मैं क्रूज़ इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 3 साल से काम कर रहा हूँ। और अभी मैं आज 7 तारीख है, 7 तारीख बोले तो कल है 8, और 8 को मैं फ्लाई कर रहा हूँ अभी दिल्ली से स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिक, एंड देन उसके बाद मैं जाऊँगा सीधे पाल्मा, स्पेन से मेरा ज्वाइनिंग है। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ मरेला क्रूजेस। ठीक है। सो आओ भाई चालू करते हैं अपना। और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैंने इस फ़ोन में ऑलरेडी लिख चुका है। सो मैं धीरे धीरे आपको बताते रहूँगा ये होता क्या है। सो पहले टॉपिक पर हम आ जाते हैं भाई। C1D वीज़ा होता क्या है और किसको चाहिए होता है। तो C1 का मतलब होता है, शॉर्ट एंड सिंपल में हम भाषा में समझते हैं, C1 का मतलब होता है ट्रांजिट के लिए, और D का मतलब होता है क्रू। ठीक। तो C1D वीज़ा उसको चाहिए होता है जो भी शिप पे काम कर रहा है और जो एयरलाइन में काम कर रहा है, या फिर जो मर्चेंट नेवी में है, या फिर जो US, जो भी सारे शिप US में जा रहे हैं उनके क्रू को ये वीज़ा चाहिए होता है। और एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये एक परमिशन है US गवर्नमेंट के थ्रू कि हाँ भाई ये बंदा हमारे कंट्री में आ सकता है और आकर के ये यहाँ पर काम कर सकता है कोई भी शिप पे। ठीक है। और बहुत सारी जितने भी बड़ी बड़ी शिप्स हैं, रॉयल कैरेबियन हो गई, आपका कार्निवल क्रूज हो गया, या फिर आपका आइडा क्रूजेज हो गए, मरेला क्रूजेज हो गए, ये सारे क्रूजेज क्या है ना, कुछ शिप्स इनके ये है कि US C1D वीज़ा मांगते हैं। ठीक है। तो अभी चालू करते हैं कि किस किस को चाहिए होता है, ये तो हमने बात कर लिया। सेकंड में आते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर आता है जो कि आपको आपका एजेंसी प्रोवाइड कराते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एजेंसी प्रोवाइड कराती है। ठीक है। कभी कभार अगर आपको खुद भी फॉर्म फिल करने होते हैं तो आपको क्या है ना कि एक आपके ईमेल में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो एजेंसीज भेज देती है। ठीक है। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। सेकंड आता है आपका पासपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। पासपोर्ट के बिना तो कुछ है भी नहीं। फिर आता है आपका CTC, सॉरी CTC, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो कि आपको मिलता है STCW करने के बाद। फिर उसके बाद जब CTC बन जाता है ना, तो एक और आजकल कार्ड एक मैंडेटरी हो गया है जो कि है SID कार्ड। SID कार्ड जब बन जाएगा तो मतलब ये एक आधार कार्ड की तरह ही होता है, एक छोटा सा कार्ड होता है। तो एक ही कार्ड भी बनाना होता है। और डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो है आपका कंपनी लेटर, जो कि आपको ये बताता है कि आप किस पोजीशन पे जा रहे हो, कौन सा पोर्ट ज्वाइन कर रहे हो, आपकी शिप का IMO नंबर क्या है, और आपका पोजीशन क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें बताता है। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और भी चीज़ें हैं जो कि इतना मैंडेटरी नहीं है, बट इन केस अगर लगता है कि हाँ भाई उनको देखना है, उनको और रिसर्च चाहिए आपके बारे में, तो वो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे कि भाई अप्लाई करो, आई मीन मेरे को वो डॉक्यूमेंट्स ला के दो। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस लेटर, पास्ट एक्सपीरियंस, आपको जो भी एक्सपीरियंस था इन पास्ट में होटल इंडस्ट्री के अंदर, ये सारे हो गए। और
हाँ, ये चीज़ें हो गई। फिर हम आते हैं भाई, डॉक्यूमेंट्स तो बात हो गई है। अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट गया होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, ठीक है, या फिर आप कमेंट कर देना मुझे। तो फिर हम बात करते हैं भाई प्रोसेस की। सबसे इम्पोर्टेंट काम है भाई प्रोसेस क्या होता है। तो पहले हम बात करने वाले हैं एम्बेसी भाई कहाँ कहाँ पर है। दिल्ली में है, मुंबई में है, और जो ये बेंगलोर, ये जो सिटीज़ वगैरह बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये सारे ये इन जगह पे ये है। सो बेसिकली जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो है दिल्ली और मुंबई। सो सबसे पहले आप प्रोसेस में बात करें तो प्रोसेस में ये है कि भाई सबसे पहले होता है बायोमेट्रिक। जो मेरा हुआ था मैं उसका बताता हूँ। मैंने भाई बायोमेट्रिक कराया था दिल्ली पे। अपॉइंटमेंट जो मेरा इंटरव्यू था वो मैंने मुंबई लिया था। क्यों? क्योंकि दिल्ली में स्लॉट्स ख़त्म हो गए थे मेरे। उस टाइम स्लॉट्स थे नहीं, तो मैं मुंबई चले गया था उस टाइम। ये मेरा पर्सनल का बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली जब मेरा अप्लाई किया था और वो अप्रूव हो गया था वो वाला वीज़ा, ठीक है। तो जब आप प्रोसेस में बायोमेट्रिक हो गया और आपका एम्बेसी में इंटरव्यू हो गया, ठीक। तो इसमें क्या है, आपको DS-160 एक फॉर्म आता है वो लेके जाना है, जो कि आपको फिल करना पड़ेगा। जब DS-160 आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो उसमें आपका सारे डॉक्यूमेंट्स में मतलब सारा पासपोर्ट की सारी डिटेल जो भी है वो आपको उसमें भरनी पड़ेगी। और वो DS-160 फॉर्म के अंदर मतलब आपको इतनी क्लैरिटी के हिसाब से आपको डिटेल्स डालनी है कि अगर वो कोई रिसर्च करें या कोई भी मतलब आपके बारे में रिसर्च करें पीछे से, जैसे उसमें आप वो डालोगे ना, क्या बोलते हैं, आपने कोई सुपरवाइजर का नंबर हो गया, या आप होटल का नाम डालोगे, या पास्ट एक्सपीरियंस डालोगे, तो वो सारी डिटेल वो लोग चेक करते हैं उसमें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक देख लेता हूँ। मेडिकल सर्टिफिकेट, हाँ मेडिकल सर्टिफिकेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट वीज़ा इंटरव्यू, US एम्बेसी। हाँ, हैदराबाद में भी है ही ये, कोलकाता में भी है, जिसमें पहले बायोमेट्रिक फिर इंटरव्यू वगैरह, ये सारी चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था एम्बेसी में, तो यार बाहर वेटिंग लाइन में ना भाई पता है बहुत भीड़ रहती है। इतनी भीड़ रहती है कि आप ना कंफ्यूज हो गए यार, कि यार इतने सारे लोग हैं और क्या मतलब मेरा हो पाएगा। ये सेम चीज़ ना जब मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा था तो मेरे माइंड में भी आया था, क्या मेरा हो पाएगा, इतने लोग हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। शॉर्ट एंड सिंपल, वो मैं एंड में बताऊंगा, उसका एक ट्रिक है क्या करना है, ठीक है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। फिर सेक्शन देखा जाए तो फिर भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है, अब क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई। ये सारे काम कर लिए, DS-160 फॉर्म भर लिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इज रेडी, ठीक है। तुम्हारे SAW सर्टिफिकेट सारे चीज़ें रेडी है। अब आता है भाई क्वेश्चंस, भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना यहाँ पर डर जाते हैं यार कि यार क्या पूछेंगे क्या है। तो इसमें हम बात करते हैं। तो पर्पज़ वो लोग यार पूछते हैं, वाई डू यू वांट टू गो US, क्यों जाना चाहते हो। तो भाई आपको ना जो आंसर है एकदम क्लियर रखना है कि भाई मेरा शिप में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग ऑन दिस शिप दिस पोजीशन। आपको एकदम क्लियर रखना है, शॉर्ट एंड सिंपल, वन वर्ड आंसर। कोई भी एडिशनल कोई जवाब नहीं देना जब तक वो ना पूछे। क्यों? अगर आप कोई एडिशनल बोलोगे तो बोलेगा कि यार भाई ये कुछ ज़्यादा बोल रहा है, रिजेक्ट करो, हटाओ। समवेयर इट्स ऑल अबाउट देयर मूड, क्या मूड है उनका वो भी मैटर करता है, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेंगे डेजिग्नेशन क्या है भाई, आपका डेजिग्नेशन क्या है। आप जैसे मैं बारटेंडर, मैं बोल दूँगा आई एम असिस्टेंट, आई एम गोइंग एज अ असिस्टेंट बारटेंडर, ठीक है। फिर वो बोल देंगे कि तुम्हारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दो भाई। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब तो क्या भाई, आप देखो जिस काम के लिए जा रहे हो तो उसका तो तुमको पता होना चाहिए ना एग्जैक्टली यार, तुम्हारा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। वो पूछ लेंगे तुमसे, तुम्हारा पासपोर्ट नंबर पूछेंगे, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड पूछेंगे। फिर तुमसे ये भी पूछेंगे, डू यू हैव एनीबडी हु इज स्टेइंग इन द US, कोई है तुम्हारा ऐसा कलीग जो कि US में स्टे कर रहा है। तो आपको अगर है तो भाई जेन्युइन आंसर देना है, अगर हाँ है तो हाँ बोल देना, नहीं है तो एग्जैक्टली नो सर आई डोंट हैव एनी कलीग और माय फ्रेंड हु इज स्टेइंग इन द US। शॉर्ट एंड सिंपल भाई, कोई भी बड़ा चढ़ा के कोई भी आंसर नहीं देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका कंपनी लेटर के अकॉर्डिंग में, जो उसमें सारी डिटेल होती है कि इतनी सैलरी है, ये सारी चीज़ें रहती है उस पर। तो आपसे सारी डिटेल ले लेगा, ठीक है। फिर आपका शिप पूछेगा कि भाई शिप कौन सा ज्वाइन कर रहे हो आप शिप बता देना। आप कोई भी शिप ज्वाइन कर रहे हो उसका नाम बता देना, पोजीशन बता देना। फिर
इसमें ये क्वेश्चंस हो गए। अभी जैसे और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन अगर आप छूट रहा है मेरे से, तो मुझे बता देना कि भाई यार ऐसे अगर उसने ऐसा पूछ दिया, कमेंट कर देना कि अगर उसने ऐसा पूछ दिया, एम्बेसी वालों ने अगर ऐसा पूछ दिया, कुछ अलग सा क्वेश्चन पूछ दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा उसके बारे में। सो फिर उसके बाद आता है भाई इंग्लिश और हिंदी का जो कन्फ्यूज़न है, वो मेरे को भी था कि क्या हम हिंदी में दे सकते हैं। हाँ भाई दे सकते हो, बट मैं प्रिफर करूँगा मेरे हिसाब से कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दो। क्यों? क्योंकि आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, यू आर अ प्रोफेशनल गाय। तो जितना हो सके आप इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करना। तो इससे क्या है कि इम्प्रेशन भी बढ़ता है और चांसेस भी रहते हैं कि हाँ भाई वीज़ा अप्रूव होने का चांस भी रहता है। ठीक है, अभी ड्रेसिंग सेंस का ले लेते हैं हम। तो ड्रेसिंग सेंस में ये आ जाएगा कि आपको ना वाइट शर्ट, जैसा मैं गया था लास्ट टाइम, वाइट शर्ट पहना था, नीचे से ब्लैक पैंट थी और शूज़ थे मेरे वाइट शूज़। नॉर्मल फॉर्मल पहन के जाना है, कोई भी ऐसा नहीं दिखावा वगैरह कुछ नहीं, सिंपल बन के जाना है। कोई ऐसा देखो जितना दिखावा करोगे वो देखो, जब ना हम जाते हैं तो ऑटोमेटिकली पता दिखता है, वो चीज़ें लोगों को दिखता है कि हाँ यार ये शो ऑफ कर रहा है। सो बी अ सिंपल गाय, ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सा बन के जाना। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, क्योंकि वो आपके फेस पे दिख जाता है कि यार, क्योंकि हाँ देखो फर्स्ट टाइम है, डेफिनेटली आई बिलीव मेरे साथ भी हुआ था जब मेरा रिजेक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम पे। मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस था यार उस टाइम। मैं आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग कि यार मैं मतलब जब मैं बाहर आया तो मैं रोने लग गया था, ऐसा हो गया था मेरे साथ। तो नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं भाई, और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। पहले एक लास्ट एक पॉइंट है कि इसके वैलिडिटी और रूल्स वगैरह ये क्या क्या रहते हैं इसके। तो वैलिडिटी भाई इसकी रहती है 5 साल। नॉर्मली देखा जाए तो अगर आपका C1D वीज़ा लग जाता है तो 5 साल मिनिमम ये वीज़ा रहेगा ही रहेगा। 5 साल के बाद आप दोबारा जब अप्लाई करने के लिए जाओगे तो ईजिली आपको दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया था ना, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स तो रेडी थे, सब कुछ मैंने करा हुआ था, प्रॉपर एवरीथिंग मेरा सब डन था मेरा। मैं मतलब इतना डर गया था कि मैंने आज तक अभी इंटरव्यू, मैंने वैसे इंटरव्यू तो बहुत दिए हैं मैंने अपना, बार एग्जीक्यूटिव से लेकर के, बार वेटर से लेकर के असिस्टेंट बार, सारे इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, उसमें उतना डर नहीं लगा। बट ये इंटरव्यू कुछ ऐसा था कि यार मेरा करियर का सवाल, और पैसे भी लगे हुए थे, थोड़ा नर्वस भी था, फर्स्ट टाइम भी था। तो ठीक है भाई, मैं गया अंदर, लाइन वगैरह देखा, नर्वस हो गया था अंदर जा कर के। फिर मैंने मतलब स्माइल वगैरह सोच रहा था, मतलब सोचा कुछ हुआ कुछ और। तो मतलब फर्स्ट टाइम में तो ऐसे ही हुआ भाई, रिजेक्ट हो गया मेरा। फिर उसके बाद जब आज मेरे को जब सेकंड चांस मिला मेरे को अप्लाई करने के लिए, उसमें मैंने भाई सारी डिटेल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले कि जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने ना सारी डिटेल बारीकी से भरी थी मैंने। और सारी की सारी डिटेल जो DS-160 फॉर्म है ना, उसमें प्रॉपर मैंने सर्च मारा, फ्रेंड लोगों से पूछा, जिसका अप्रूव हो चुका था उन लोगों से पूछा कि कैसे करना है, क्या भरूँ इस पर। ठीक है, सारी डिटेल ली उनसे, एजेंसी में कॉल करके परेशान किया उन लोगों को कि भाई आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। सारी करा। और इस बार पता है, शॉर्ट एंड सिंपल बता रहा हूँ भाई, मेरे तो वैसे तो शेंगेन वीज़ा लगे हुए हैं बहुत सारे, मैंने ट्रांजिट किया, 3 साल से ट्रांजिट कर रहा हूँ। तो वीज़ा पे वीज़ा लगे हुए हैं पासपोर्ट पे, तो अब पासपोर्ट थोड़ा स्ट्रांग बन गया है मेरा। तो जब मैं गया ना, तो उस टाइम मैंने भाई, मैंने पता क्या सोचा था, जो होगा देखी जाएगी। मैं गया अंदर और माइंड मेरा एकदम खाली था। मैंने कहा कोई क्वेश्चन नहीं सोचा था मैंने। और पता है क्या हुआ, मॉर्निंग का टाइम था। और हाँ, एक लास्ट में एक और टिप बताऊंगा मैं आपको, जो कि मेरे लिए बेनिफिट था, और क्या पता आपके लिए भी हो जाए। एक और लास्ट में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पता आपको भी हेल्प कर जाए। तो जब मैं अंदर गया तो भाई मैं एकदम फ्री माइंड था। मतलब ये मान के चलो कि यार लोग मेरे से पूछ रहे हैं वहाँ पे कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा मतलब मैं थोड़ा हेल्प करो, आपका कौन सा टाइम है। मैं लोगों को बता रहा हूँ, इवन मैं भी थोड़ा सा हूँ नर्वस। क्यों भाई? क्योंकि यार भाई देखो पैसा लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, होता ही है यार ये सारी चीज़ें। तो मैं गया, सिंपल सा एक छोटी सी स्माइल थी फेस पे, और ग्रीटिंग करा। पता है उन्होंने मेरे से क्या पूछा? सिंस हाउ मेनी ईयर्स यू आर वर्किंग विद द क्रूज। मैंने क्या बोला? मैम इट्स बीन ऑलरेडी 3 years। खत्म। बस एक क्वेश्चन पूछा। उसके बाद उन्होंने मेरे से ये बोला, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, CDC नंबर, ठीक है, और किस पोजीशन पे जा रहे हो, शिप कौन सा है,
लोकेशन क्या है, शिप मतलब कहाँ किस पोर्ट पे आप ज्वाइन कर रहे हो, ये वाली डिटेल दी। भाई मैं शॉक हो गया कि भाई 2 मिनट के इंटरव्यू में भाई मतलब ख़त्म सब, मतलब और मतलब अप्रूव हो गया। मेरे को बिलीव ही नहीं था उस टाइम, मतलब एक इतनी प्यारी स्माइल आई उस टाइम मेरे मुंह पे कि यार मैंने कहा यार चलो यार, बहुत पुराना सपना था 3 साल का कि यार वीज़ा अप्रूव हो जाए हो जाए हो जाए, तो वो भी हो गया। ठीक है, तो भाई ज़्यादा कुछ आपके लिए यही बोलूँगा कि ज़्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, उसमें ये है कि यार जितना आप फ्री माइंड रहोगे ना उतना सही रहेगा। जो मैं एंड में आपको एक पॉइंट बताने वाला था वो ये है कि हो सके तो एजेंसी से बात करना और उनसे ये बोलना, या फिर आप अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो, वीज़ा अपॉइंटमेंट, हाँ बायोमेट्रिक नहीं, वीज़ा का जो इंटरव्यू वाला दिन है उस दिन का मॉर्निंग का टाइम लेना भाई। मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है। ठीक है, उस टाइम क्या है ना कि माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहता है उन लोगों का, ज़्यादा मतलब उतना भीड़ भी नहीं रहती है, आप लोग को भीड़ देख के उतना वो भी नहीं रहेगा। मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट लेना सो दैट क्या बोलते हैं आपका भी माइंड फ्रेश रहे, उनका भी माइंड फ्रेश रहे। ठीक है, तो भाई वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, अभी यही वीडियो को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, भाई मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ ऐसी वीडियो, मेरे को वैसे आदत है नहीं, तो आप लोगों के साथ इंगेज होने के लिए अगर आपको सच में अच्छा लगा ये वीडियो, अगर हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ 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 आई एम रिक्वेस्टिंग डू शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड जुड़े रहो मेरे साथ। मैं अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा ना यार, तो डेफिनेटली आपके साथ साथ मैं भी ग्रो करूँगा, मेरे साथ साथ आप भी ग्रो करोगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा एंड आपको सारी हेल्प करूँगा कि यार कि मतलब होता क्या है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। अभी मेरे को सामान भी पैक करना है, तो सामान ऑलरेडी रेडी है, सामान लेके आ चुका हूँ मैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू।